अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर पर अवामी मसाइल के हवाले से, जैसे सेहत का मसला, पानी का मसला और दीगर मसाइल। और कोशिश ये होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और इनका हल तलाश किया जाए। बहरहाल जो शहरी आबादी के बढ़ते हुए मसाइल हैं, इस हवाले से ना हमारे पास कोई प्लानिंग है, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ना उनके पास बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि रिसोर्सेज हैं, बताया ये जाता है जो कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ना वसाइल हैं, ना उनके पास कोई प्लानिंग है, ना उनको इन काम ठीक करने की कोई विल है। और जो मौजूदा निज़ाम है, राइज निज़ाम, उससे नताइज निकलना इंतहाई मुश्किल है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू हमारी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा और एक अहम मसला है। अब ये सिर्फ शहर कराची का ही मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कमोबेश सूरत हाल ऐसी ही है। जो ख़ास तौर पे जो सतही मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, एक आम पाकिस्तानी के मसाइल हैं, उसके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी या निज़ाम मुरतब नहीं किया गया कि उनको फ़ौरी हल किया जाए। और जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी सारा वक्त इन्हीं मसाइल में जकड़ा रहता है। और फिर दूसरी तरफ जो दीगर मसाइल हैं उसके हवाले से क्या वो सोचेगा, क्या उसके ऊपर सवाल करेगा। दीगर मामलात हैं, वफाक में बैठी हुई जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, उनके जो निज़ाम को चलाने का जो तरीक़ाकार है वो कैसा है, उसके ऊपर कैसे वो सवाल उठा सकता है, क्योंकि सतही मसाइल जो हैं अभी तक हल नहीं हुए हैं। बहरहाल सबसे बड़ा मसला हमेशा से महंगाई रहा है। हुकूमत चाहे कोई भी हो, मौजूदा हुकूमत हो, इससे पहले या उससे पहले कोई भी हुकूमत रही हो, कभी भी किसी दौर में आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। और हर दफ़ा ये दावा किया जाता है कि जैसे ही कोई नई हुकूमत आएगी, सबसे पहले जब सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं तो कहा यह जाता है कि सबसे पहले महंगाई पे काबू किया पालेंगे या उसको काबू में कर लिया जाएगा, जो कि आज तक हमने नहीं देखा। चाहे पीछे कितनी ही हुकूमतें गई हों, कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। अब ये क्यों एक इतना बड़ा मसला हमेशा हुकूमतों के लिए रहा है, ये आम आदमी समझने से कासिर है। वो ये जानना चाहता है कि क्या कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म यहाँ पर है, कोई हुकूमत क्या ये इरादा रखती है कि इसको कम करने के लिए इक़दामात करे। वो पॉलिसी से ही रिफ्लेक्ट नहीं होता। और बज़ाहिर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, कहने का मकसद बात ये है कि जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह के उनके जो काम हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, तो ये पूछने पे हक बजानिब है कि अगर ये सब कुछ होता रहेगा और अवामी मसाइल के हवाले से बात नहीं होगी, अपोजिशन कहीं ना कहीं आवाज़ तो ज़रूर उठाती है, लेकिन अमलन इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी, जैसा भी ये हालिया दिनों की बात है, एहतजाज बड़ा बुलंद किया गया हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कि इन्होंने जो है वो मुल्क का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम करके रख दिया है। लेकिन महंगाई के हवाले से भी अपोजिशन के पास कोई हतमी बात करने के लिए नहीं थी। मीडिया के पूछने पे ये ज़रूर कहा गया कि ये जो एहतजाज है, इस सब का मकसद कहीं ना कहीं महंगाई को कम करना भी है या हुकूमत पे ये दबाव डालना भी है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि जो सतही मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो निज़ाम एक वज़ा किया गया आइन के अंदर, बल्दियाती निज़ाम, उसको तहस नहस किया गया जानते बूझते, क्योंकि वो किसी भी हुकूमत के मफाद में नहीं होता। और मकसद भी लोग जानते हैं कि वसाइल को निचली सतह तक मुंतकिल करना, और ये वसाइल क्या होते हैं, इसमें पैसा ही शामिल होता है। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है, बड़ी सीधी सी बात मैं आपके साथ करूँगा, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अगर निचली सतह के ऊपर कोई शख्स डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगा या अवामी मसाइल हल करना शुरू हो जाएगा, तो फिर लोग बराह रास्त उसको ही मुंतखब करेंगे ऐवानों में पहुँचाने के लिए, कौमी असम्बली या सेनेट में पहुँचाने के लिए। उसी शख्स को फिर आगे मुंतखब किया जाएगा। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हैं कि अगर निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए और एक आम आदमी के मसाइल अगर हल होना शुरू हो गए, तो वो फिर उससे बराह रास्त कनेक्ट हो जाएगा। और फिर वो ही, जैसे हमने दीगर ममालिक की मिसाल अक्सर देते हैं,
कि बरतानिया है या बरादर मुल्क तुर्की है, वहाँ पर भी जो वहाँ के इस वक्त मुंतखब सदर हैं वो यही बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए आए, वहाँ पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवामी मसाइल हल किए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इन चीज़ों से ये सबक सीखते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम ना मुरतब किया जाए या वज़ा ना किया जाए कि जिससे आम आदमी के मसाइल हल कर दिए जाएँ, और अगर कोई शख्स ही हल करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर इन ऐवानों तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी और सच्ची बात है, यकीनन बात तल्ख़ है, लेकिन यही हकीकत है जिसकी वजह से एक आम आदमी के मसाइल जो हैं वो आज तक हल नहीं हो सके। और दूसरी तरफ जो ऐवानों में हो रहा है वो आपके सामने। अब तो अच्छी बात यह है कि मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं। पहले किसी ज़माने में जब कौमी असम्बली के इजलास हुआ करते थे तो लोग शायद चैनल तब्दील कर दिया करते थे, लेकिन आज बड़े गौर से तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। जितनी भी तकारीर होती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, बड़ी माजरत के साथ उसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव स्पीच नहीं होती, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्रेडिबल शख्स, कोई काबिल शख्स अगर जाएगा पार्लियामान में तो जाके अवामी मसाइल की बात करेगा, या कोई ऐसी बात ज़रूर करेगा जिसको याद रखा जाएगा कि इसने अवामी मसाइल के हवाले से या मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात की हो। लेकिन क्योंकि ऐसे लोग नहीं, बड़ी बदकिस्मती हमारे पास है, ना हुकूमत के पास ना अपोजिशन के पास, तो उनसे यही तवक्को की जाती है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जब उन्हें मौका दिया जाता है बोलने का कि वो बात करें, होना तो ये चाहिए अपने हल्के के मसाइल के हवाले से उनकी निशानदेही करें, या जो पॉलिसीज़ वज़ा की जा रही हैं उसके ऊपर सवाल जवाब हो। लेकिन जैसे अभी खादिम ने अर्ज़ किया, क्योंकि क्रेडिबल लोग नहीं हैं, काबिल लोग नहीं हैं, मामला फ़हम नहीं है, और मसाइल को हल करने की शायद नीयत भी नहीं है, ये भी एक वजह है। अगर ये सारी चीज़ें ना भी हों और मसाइल को हल करने की अगर नीयत हो तो यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर बोल लेते, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि मिसिंग हैं तो नतीजा यही निकलता है जो आपके सामने। तो बहरहाल अब सवाल यही है कि ये अवामी मसाइल को कैसे हल किया जाए, और हमारी कोशिश यही होती है अपने प्रोग्राम्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मसाइल के ऊपर बात की जाए। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर हम मदऊ करते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि मसाइल को कितना समझते हैं और उनके हल के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और सियासी नौइयत के जो मसाइल होते हैं, और कोशिश ये होती है अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ये कोशिश करता हूँ कि जो सियासी मामलात के ऊपर जो बहस व तकरार है इससे बचा जाए, क्योंकि इसका कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पा रहा। ये हमने देख लिया, मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ हम देखते हैं, एक दूसरे का आजकल तो दस्तों गिरबाँ हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरह की बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, वो कई घंटों बैठ के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके ऊपर कभी बात नहीं होती। और बात प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने अर्ज़ किया, ना अहलियत है, ना काबिलियत है, और ना ही इसको हल करने की नीयत है, तो फिर नतीजा जो है वो यही निकलता है। तो सिर्फ मुबाहिसा जो है वो एक लफ्ज़ी जंग और तकरार की सूरत में वो इख्तिताम पज़ीर होता है। तो बहरहाल ये हमारी कोशिश है कि मसाइल के हवाले से बात की जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, और उनसे आज हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बात हुई मसाइल के हवाले से। बात यकीनन तल्ख़ है, और लोग उम्मीद रखते हैं कि रात भर जिस तरह के प्रोग्राम जिस नौइयत के होते हैं, जिस तरह की बहस व तकरार होती है, उसके मुकाबले में जो सुबह के प्रोग्राम हों निस्बतन ज़रा ठंडे हों। ठंडे से मुराद ये कि जनाब इसमें हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो, इस तरह की बहस व तकरार ना हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो उससे कोई ना कोई नतीजा निकले, ये मसाइल की तरफ जो है वो निशानदही की जाए। तो यही जी प्रोग्राम का फॉर्मेट है, ऐसा हमने तरतीब दिया है कि कोशिश यही होती है कि मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। आपके मसाइल बहुत सारे यकीनन जिनकी निशानदही आप कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फ़ीडबैक आपके ज़रिए मिलता रहे जो हम तक पहुँच रहा है। तो बहरहाल आज भी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से बात करेंगे। और याद रखिए, एक बात मैं हमेशा दोहराता हूँ, प्रोग्राम का नाम ज़रूर गुड मॉर्निंग कराची है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। सारे पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं वो कमो बेश एक जैसे ही सबके मसाइल हैं, तो उन सब के हवाले से बात होती है प्रोग्राम में। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको सबसे पहले मैं वो खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, एडवोकेट मुमताज़ कुपांग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया
मुमताज़ भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सफ़वान मलिक। पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे बात करने का मौका मिला मसाइल के हवाले से। ख़ास तौर पर एक दफ़ा फिर मैं सफ़वान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सफ़वान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जनाब वफाक साहब, अब ये फरमाइए कि कुछ देर पहले ये बात हो रही थी जब मैं मुखातिब था अपने देखने वालों से, अवामी मसाइल को हल करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोग हों, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फुकदान है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि जब ये आपस में बहस व तकरार करते हैं, एक दूसरे के लिए जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, महज इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते हैं, तो क्या इससे अवामी मसाइल हल होंगे? क्योंकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज भी अगर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अवामी मसाइल के हवाले से बात कम हो और दीगर मसाइल के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हो, तो फिर कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा? फरमाइए। असल में यासिर भाई, हकीकत ये है कि ये तो पूरी दुनिया में देखा है जी जी पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे एक इदारे बनते हैं, वहाँ पे इन फ्लोर्स पे जाके कानून बनते हैं, इन फ्लोर्स पे बैठ के अवामी मसाइल के लिए एक एजेंडा जी। तो ये तो हो गया कि इस फ्लोर पे इस तरीके से ठीक है, हकीकत जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी ठीक। अच्छा, मैं आपकी राय ज़रूर लेता हूँ इसके ऊपर। पहले मैं ज़रा सफ़ान से इस बारे में बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ ना, क्योंकि ये एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये क्योंकि इस वक्त ग्राउंड से बाहर हैं, पहले मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ कि ये ग्राउंड से बाहर बैठे हुए लोग क्या देख रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अच्छा, देखिए यासिर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करें तो कोई ग्राउंड से बाहर वाली बात इसको कमेंट करें कि हम ऐसा हो सकता है ऐवान के ग्राउंड से बाहर हो, लेकिन लोगों के दिलों के ग्राउंड के अंदर मौजूद है। ठीक है ना? तो अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि सूरत हाल ये है सारी यासिर भाई कि देखें सिचुएशन जो है वो डे बाई डे वर्स हो रही है। अच्छा, बजट की भी हमारे सामने एक पोजीशन रही एज टू ये कि उस पर बात की जाती, तकरीर की जाती, उसको काउंटर किया जाता, लोगों ने उसके ऊपर वावेला मचा दिया, शोर मचा दिया, और जो हुआ वो सारी दुनिया में एक जगह घसाई हुई सबने देखी। चाहे सिंध असेंबली में पेश होने वाला बजट हो, चाहे वफाक में पेश होने वाला बजट हो, हमने ये बताया कि हमारे जो सिलेक्टेड, ये सो कॉल्ड सिलेक्टेड लोग हैं, या चले इलेक्टेड कह देते हैं, इन लोगों के पास बेसिक एथिक्स से आ रही हैं, ये लोग बेसिक सेंस से आ रही हैं कि यार आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे, उस हाउस में जो इतना मुअज़्ज़ज़ और मोतबर है, जहाँ पर अल्लाह रसूल का कलाम ऊपर लिखा हुआ है, और वहाँ पर आप किस तरह कागज़ को फेंके जा रहे हो, उन चीज़ों को आप। सफ़ान, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। मेरे लिए सबसे तकलीफ दह चीज़ ये होती है कि जब ऐवान की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो तिलावत कलाम पाक से होती है, कुरान करीम की तिलावत से होती है, नात शरीफ पढ़ी जाती है, फिर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अब आप सोचें कि उसका तकद्दुस कितना जहाँ बैठे हैं यासिर भाई, वहाँ पर सारी ऊपर कुरानी आयात लिखी हैं, आयात के हिसार में आप बैठे हैं, अल्लाह रसूल के नाम के नीचे आप बैठे हुए हैं, और आप जिन लोगों की नुमाइंदा करो उसमें अक्सरियत मुसलमान है, ऑब्वियसली आप माइनॉरिटीज़ की भी नुमाइंदा, लेकिन मुसलमानों के आप नुमाइंदा हैं मोस्टली। तो उसके बाद आप देखिए, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग थे, एक दंगलबाजी वहाँ पर चलती रही, चीज़ें एक दूसरे पर फेंकते रहे, हुल्लड़बाजी होती रही। खुद आपके सामने पीटीआई के कितने एमएनएस वहाँ पर ये चीज़ें करते रहे, पीपल्स पार्टी के एमएनएस नून लीग के करते रहे। तो ये तो हमारा पता चलता है कि बेसिक हमारे अंदर एक सिविक सेंस से ही आ रही है हम लोग ना, पहले तो ये चीज़ वाजे कर लें। ये तो अभी सियासत तो बाद में होगी, पहले तो हमें बेसिक एथिक्स से ही आ रही है हमारे लोग। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, बजट में जो नंबर्स पेश किए गए ना, वो सिर्फ एक अगर आप मुझसे पूछेंगे, वो खाली बस लफ्जों का हेर फेर था। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आती है, और मुझसे ज्यादा तो मेरे ख्याल है आप बजट के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, इसको प्रॉपर्ली आपने इसको एनालाइज किया, एवेल्युएट किया चीजों को, सिर्फ नंबर्स का हेर फेर है। एंड ऑफ द डे हम ये देखना चाहते हैं कि कॉमन मैन की क्या पोजीशन है। तो कॉमन मैन आज भी 2 वक्त का खाना खाने से आ रही है। कॉमन मैन जो है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कॉमन मैन के पास सीवरेज के इश्यूज है, घर में पानी नहीं है, बुनियादी मसाइल में वो फंसा हुआ है। अच्छा, गजब खुदा का कि वफाक का जो एटीट्यूड है वो तो है सिंध के साथ ना, उस पर तो हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए कि सिंध का ड्यू शेयर उसको प्रॉपर्ली नहीं मिलता, ये तो एक मसला है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास सिंध की जो रूलिंग पार्टी है, उसका ये एटीट्यूड है कि वो आज मैं अभी पूरा एक बजट स्टडी कर रहा था, तो आप यकीन माने उसकी मैं बड़ी नुक्ते दो पॉइंट्स पे अगर मैं उसमें बात करूं कि
बजट में सैलरीज की भी ऑब्वियसली एलोकेशन होती है, किसको जी, कितनी जी। सैलरी मिलेगी। सूबा सिंध में 51% ऑफ द बजट इज एलोकेटेड फॉर द सैलरीज, बिल्कुल ऐसे एंड इन पंजाब 33% इज एलोकेटेड फॉर द सैलरीज। अब आप सोचें कि यार ये सूबा सिंध की जो गवर्नमेंट है कि इसकी क्या प्लानिंग है कि इसने जो नौकरियां दी हैं, यानी 51%, यानी अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काउंट करें दैट वुड बी 500,000, 5 लाख लोग होंगे जी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, ऐसा ही। यानी 5 लाख को केटर करने के लिए यू आर पुटिंग 51% एंड 5 करोड़ को केटर करने के लिए यू आर पुटिंग 49%। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है। ये 5 लाख वही नौकरियां हैं जी, जिसके बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं और सब चीजें करते हैं ना, जो रातों रात होते हैं, ये वो 5 लाख लोग हैं। मैं सबको नहीं हाईलाइट कर रहा, सॉरी, उसमें बहुत सारे अच्छे भी आ लोग जाते हैं, होंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इनका टारगेट है वो अक्सरियत यही है। ठीक है। पंजाब के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इससे बड़ा सूबा है, इससे ज्यादा महकमे, इससे ज्यादा डिपार्टमेंट है, उसमें 33% Right. आप उसको वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके तो सबसे पहले इशू ये है कि अगर हम इसकी डायनामिक्स पढ़े, इसकी स्टैटिस्टिक्स पढ़े, तो इसमें बेइंतहा हमें सुराख मिलेंगे, ठीक। बेइंतहा मसाइल मिलेंगे। आज कराची जो है वर्स्ट लिविंग कंट्रीज के अंदर आ चुका है, आ दुनिया चुका के है। 10 बदतरीन शहर। ये वो शहर था जब सैयद मुस्तफा कमाल के हाथ में अल्लाह ने इसे दिया था, तो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में था, जी। और आज वर्ल्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से 7th वर्स्ट लिविंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। Exactly, बड़ी ब्लूमबर्ग painful की चीज़ रिपोर्ट है। उठाकर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं नहीं है। है। 13 साल में एक कतरा पानी शहर में नहीं बढ़ा है। एनएफसी अवार्ड की शक्ल में सूबा पैसे लेता है, लेकिन पीएफसी करके उसको आगे नहीं देता। बिल्कुल तो ठीक देखिए है। यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं। सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि नए ब्रिजेस बनाओ, हम ये नहीं कह रहे नए स्कूल बनाओ, हम नहीं कह रहे नए अस्पताल बनाओ, जो बने हुए यार उनको तो मेंटेन करो। ठीक कर लो। क्यों नहीं हो सकते ये सारे काम मेंटेन? जब आप कहते हो 10,000 अरब रुपए आप इस सूबे को, सूबा सिंध को 13 साल में मिल चुके, Right. क्या 10,000 अरब ये डिलीवर हुए यहाँ पर? क्या ऐसा हुआ है कि आज कुत्ते काटने की वैक्सीन आ गई? परसों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यकीन मान, इतनी एक हार्ट रेंचिंग वीडियो मेरी नजर से गुजरी, सोचता हूँ सोशल मीडिया क्विट कर दूं। बात चीजें ऐसी नजर जी, को कि जी। एक खातून एक गाड़ी में, ये मैं पब्लिक को सिर्फ एक जी, बता रहा हूँ जी। कि मतलब सफरिंग्स बता रहा हूँ क्या है। बिल्कुल ठीक है। एक जानवर बैठा हुआ है गाड़ी में, जानवर के पीछे खातून लेटी हुई है, वो जानवर के ऊपर लेटकर उसकी डेड बॉडी साथ लेकर आई जा रही है। ये हाल है इंटीरियर सिंध में। तो ये लोगों को समझना चाहिए। ठीक। अब हम लोग हमारे एक पॉइंट पे मैं इसको कंप्लीट करूं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा तबका है जो वो नारे लगा देते हैं कि भाई ये तो मुहाजिर सूबा है, मुहाजिरों की सफरिंग, मुहाजिरों की। नहीं नहीं नहीं, ये मुहाजिरों की सफरिंग नहीं है, सिंध में रहने वाले हर शख्स की सफरिंग है। बिल्कुल और ठीक है, वहां भी उसकी मिजरीज बेनिफिशियरी कम नहीं हुई है। 5 जी। लाख लोग हैं जो उसके बेनिफिशियरी, बाकी के ठीक है। 5 करोड़ तो सफर ही कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, 2.5 लाख नौकरियां सूबे में दी गई, उसमें से एक भी उर्दू बोलने वाला उसमें शामिल नहीं ठीक। है। तो इसकी आड़ में लेकर एक हाइप क्रिएट की जाती है, ठीक है। हैवॉक क्रिएट किया जाता है, और इवेंचुअली झगड़े को हवा दी बिल्कुल जाती आप है। समझते हैं कि बिल्कुल आपका ख्याल ये है कि ये पूरे सिंध का मसला है और इसको हल करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो सतही मसाइल होते हैं इसके लिए एक निज़ाम आपको वज़ा करना पड़ेगा जो उनके मफाद में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए आवाज़ कैसे बुलंद की जाएगी। गुपांग साहब की तरफ आऊँगा। गुपांग साहब, अब ये फरमाइए कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए ना अहलियत नज़र आती है और ना ही नीयत नज़र आती है, ना उनके पास विल है कि वो इसको ठीक करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाक में बैठी हुई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के मामलात कुछ ऐसे बनाए कि अभी जैसे बात हो रही है कि वफाक से जो ताउन है सूबों का होगा तो डिलीवर करेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसको काफ़ी जो है फ़ायदा वो मिल जाता है कि जो मौजूदा हुकूमत है कि जनाब वफाक ताउन क्योंकि नहीं कर रहा, और वो क्योंकि बयान भी ऐसे दे देते हैं जिसकी वजह से लगता है ऐसा बज़ाहिर कि किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है, तो फिर मामलात कैसे हल होंगे? मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। जी यासिर भाई, एक तो पहले तो हम ये समझ लें कि हम इस पाकिस्तान के जो है ना शहरी हैं, ऐसा ही है। और हमें अपने पाकिस्तान के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी हम पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर होके हमें अच्छी जो है बात ना उन चीज़ों को जो है ना, देखिए इसमें असल जो मोटो है वो ये है कि हम दूसरी दुनिया से, अगर दूसरी दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, मॉडरेट हो गई है, जी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक ठीक है। आप चले जाए, मैं दो सिर्फ उसका कंट्रीज़ का जो हमारे नज़दीक जी। है उनकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि उनकी पोजीशन क्या है और जी। किस तरीके से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है। मुझे आप बताएं कि बांग्लादेश हमसे यहाँ से जो है कितना टाइम बाद में अभी बना है, बिल्कुल सही। और उसकी आप अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ देख लें या वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड देख लें। बिल्कुल ठीक अब है। हम चले जाते हैं कि पूरी सॉरी आपकी बात काटा, उसमें वहाँ पे भुट्टो जिंदा नहीं है। सर, नहीं सर, सॉरी, कंट्री पर हम किसी पे ब्लेम नहीं हाँ, देते। ये बात सही है। हकीकत ये है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम और आप सफियान भाई इसके जिम्मेदार हैं। देखो भुट्टो चला गया, आप जिम्मेदार जरदारी है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना।
तो असल में अब हम चले जाएं ईरान पे, सारी दुनिया कहती है, सब लोग कहते हैं पाकिस्तान के लिए कि भाई आपकी जो है इसका डॉलर इतना महंगा हो गया, आपके इसका रुपये का इतना जो है हमारा लो हो गया। अब ये मुझे आप बताएं, सारी दुनिया की जो है इस वक्त अगर है अपना उसके ईरान के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं, बिल्कुल आप सैंक्शन, तिजारत नहीं कर सकते, आप अपना पेट्रोल नहीं दे सकते, आप लिविंग स्टैंडर्ड ईरान का देख लें, लिविंग स्टैंडर्ड बांग्लादेश का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम 1000 रुपया लेके जाते हैं इंडोनेशिया में वो 1 लाख रुपया बन जाता है, ऐसा ही। तो उसके वहाँ पे डॉलर क्या क्या हाल होगा। अब देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मैं यही कहूँगा कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए कि डॉलर महंगा हो गया तो ये हो जाएगा। ये असल नियत का मसला है, नियत का फुकदान है और नेक नियत ही नहीं है। असल देखें इस वक्त इसमें मैं आता हूँ, मैं करना इसलिए ज़रूरी है ना, यहाँ पे इसकी तस्सीह हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। बात यह है कि ये जो डॉलर की आपने बात की ना, यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना वो इसी नाम पर होता है कि क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। अब आपने सिस्टम ऐसा बना दिया, या तो वफाकी हुकूमत इस चीज़ के ऊपर बैठ के सोचे कि इन तमाम चीज़ों को एलाबरेट करे, उस पे आ रहा हूँ, यासर भाई देखें, जी। इसमें मैं एक चीज़ भी जो है ना इसमें मैं करूँगा कि देखें पूरी दुनिया में अगर तरक्की है ना, वो तो बात वहाँ आपकी पे सही है, वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम है, ऐसा ही। आपकी तरक्की का जो आप जिसको हम अभी यहाँ पे बैठ के ये रो रहे हैं कि भाई हमारे पास फलानी जगह पे पानी नहीं, वहाँ पे गटर बह रहे हैं, दूसरी ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें, ठीक है। ये कैसे ठीक होंगी? ये ठीक होती हैं आपके सही अच्छे बल्दियाती निज़ाम ठीक से। है। मैं ये कहता हूँ, देखें कुछ भी था मुशर्रफ का दौर ना, मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती निज़ाम आया था उसने, देखें इस वक्त जो मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन भी बताऊँ, उस वक्त बल्दियाती निज़ाम उसने मुतारिफ करवाया जी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस वक्त कराची की हालत भी कुछ न कुछ ठीक थी, क्योंकि जिस गली में वो बंदा रहता था वहाँ पे काउंसलर था, बिल्कुल ऐसा ही, और काउंसलर के पास अख्तियारात थे, अख्तियारात के साथ साथ बजट थी, वो यूज करता था। अगर नहीं थी तो वहां पे उसकी आवाज थी, आगे तक पहुंच जाती थी, काम हो जाता था। ऐसा ही हाल लाड़काना का था, ऐसा ही हाल सखर का था, ऐसा ही हाल हैदराबाद का था। इट मीन्स के वो बल्दियाती निज़ाम ऐसा था कि उससे हर आम आदमी मुस्तफिद हो रहा था, ठीक है। जिसमें सफियान भाई ने मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम लिया, देखें ना, ज्यादा चेंज नहीं आई लेकिन उस वक्त ये चेंज आई थी। अब ये हकीकत ये है कि अभी इस वक्त जब हम करंट पोजीशन में बैठे हैं, हमारे पास कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी, हम वफाक में जो है कर रहे हैं। अब देखें, जब भी कोई भी निज़ाम आप कोई भी बनाते हैं, कोई बल्दियाती निज़ाम अच्छा नया कोई बनाते हैं, उस वक्त मुशर्रफ के पास तो सारी चीज़ें मौजूद थी, उसने वहाँ पे असेंबली से वो बिल भी पास करवा लिया। अब हमारे पास ये पोजीशन है कि हम वो बिल पास नहीं करा सकते। अपोजिशन की संजीदगी आपको नजर आती है, वो जो हम जिक्र कर चुके हैं, तो कि सिर्फ यही कहना है कि भाई अब ये फलाना नोटिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो हकीकत ये है। दूसरी चीज़ ये आती है कि इस वक्त यासिर भाई जो जेन्युइन चीज़, अब हम सिंध पे आते हैं कि सिंध पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, ठीक है, ये भी नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम हो, बिल्कुल, देखें ना। और दूसरी हवा जो दी जाती है, जो गलत हवा दी जाती है पंजाब में, बलूचिस्तान में, वहाँ तो आपके पास ये राइट है, आपकी हुकूमत मौजूद है वहाँ पे, तो चाहे अगर ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे तो इनिशिएटिव ले सकती है, क्योंकि इसको मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है उसकी। होना तो ये चाहिए था कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन वापस करवाए जाते, लेकिन वफाकी हुकूमत की कोई दिलचस्पी नजर नहीं है। आपका बिल जो पास होगा वो फेडरेशन से होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप कोई भी बिल पास नहीं कर सकते, कोई भी निज़ाम नहीं ला सकते, तो नीचे कैसे आएगा? उसमें ये और चार लीगल ऑब्लिगेशन है, उसमें चार चीज़ें हैं। देखिए, उसमें सिर्फ वफाक डायरेक्ट नहीं कर सकता, चारों सूबे जो है अपनी रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। अब वो रिकमेंडेशन वहां पहुंचेंगी, उसके बाद उसमें सारी चीजें इस तरीके से होती हैं कि वो बल्दियाती निज़ाम नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब बात नहीं होगी तो मुझे ये लगेगा कि शायद कंसिडरेशन में नहीं है। और खैर बहरहाल इसके ऊपर तो काम किया जा सकता है। देखें, इसमें गुंजाइश मौजूद है, इसमें कोई आईनी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, कानून पहले से मौजूद है। लेकिन जब नीयत नहीं होगी तो फिर कैसे डिलीवर करेंगे? सफ़ान, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो जवाज़ पेश किया जाता है। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी थी और उसमें ये कहा था कि ये इसलिए नहीं लागू किया जाता निज़ाम क्योंकि अगर यहाँ से इसको राइज कर दिया जाएगा ना
तो फिर वो जो लोग अवामी मसाइल हल करेंगे ना, लोग उनको मुंतखब करेंगे आगे अवानों के लिए और फिर बाला असम्बली के लिए। क्या आपके ख्याल में ऐसा ही है कि ये इनको सूट नहीं कर रहा, इस वजह से इसकी तरफ नहीं जा रहा है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी कमेंट यासिर भाई, एक तो सबसे पॉजिटिव बात ये है कि मेरे भाई जो बैठे हैं हुकूमती जमात से हैं, बिल्कुल, और सबसे पॉजिटिव बात ये कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। अब मैं जरा इनको इन्हीं की बात से आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है। पंजाब के अंदर इलेक्टेड जो काउंसलर्स थे, इलेक्टेड उनकी लोकल बॉडीज थी, उसको इन्होंने की गवर्नमेंट ने सैक कर दिया। ठीक है, कई हजार मुलाजमीन थे, कई हजार इलेक्टेड लोग थे जिनको सैक कर दिया गया। फिर उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चला, खोला, फिर वो केस जीत गए और उसके बाद उन्होंने उनके दरवाजों पर जाके ताले मार दिए, गवर्नमेंट का अपनी रेट मनवाने के लिए वो कर दिया। तो देखिए ना, अगर ये जो इनकी बात कर रहे हैं 100% जेन्युइन है, लेकिन क्या इनकी ही इस बात की इंप्लीमेंटेशन है? वही मैं अच्छा, अब इन्होंने एक बात की फेडरेशन से होता है, देखिए मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूं कि ये उस सूबे की जिम्मेदारी है कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए। अच्छा, आर्टिकल 140 आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 लाइन्स पे पढ़ना चाहता हूं। ये आप बता रहे हैं कि जो आप एक तो तरमीम पर भी बात करते हैं और इस पॉइंट पर भी बात करते हैं। आर्टिकल 140 स्टेट्स each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government। अच्छा, अब देखें गड़बड़ कहाँ आ रही है। गड़बड़ ये आ रही है कि हर सूबे का वजीर आला इस आर्टिकल 140 में 3 लाइनें लिखी हुई हैं, वो उसकी अपनी डेफिनेशन खुद बना लेता है। वो कहता है कि मैं ये दूंगा और ये नहीं दूंगा। अब होता ये है कि देखें, जब वजीर आजम इलेक्ट होता है, उसको नेक्स्ट डे से पता है उसने क्या काम करना है। वजीर आला इलेक्ट होता है, उसे अपना ऑफिस पता होता है और उसकी क्या डोमेन से क्या काम, उसको ये पता होता है। लेकिन जब मेयर इलेक्ट होता है तो उसे नहीं पता होता। उसे कहते हैं भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास है, कचरा तो तुम उठाओगे, वो जो है आपका पार्क्स जो है वो मेरे पास है, मेंटेनेंस तुम करोगे। मतलब ये इस तरह करके उसके सारे इदारे उससे ले लिए जाते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे पास है, कराची मास्टर प्लान नाम की चीज थी वो खत्म कर दी गई और कोलैप्स कर जाएगी तो रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी होगी, तो भाई ये कर देगी। अब देखिए अब गड़बड़ कहाँ आ रही है। देखिए अभी तो हमने इससे पिछले सेगमेंट में हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, लेकिन इस प्रोग्राम का हक है कि हम इसी में सोल्यूशन बताकर उठे यहाँ से। तो सोल्यूशन में आपको 3 पॉइंटर सोल्यूशन आपको दे देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 140A जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। इसमें तमाम इदारे मेंशन होने चाहिए कि वाटर बोर्ड उसी सूबे के पास, उसी लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसी गवर्नमेंट के, उसी लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तमाम निचली सतह के इदारे इनके पास होने चाहिए, सूबाई हुकूमत उस पर काबिज ना हो किसी भी सूबे की। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके फवाइद फिर जैसे लाहौर में आएंगे वैसे रहीम यार खान में भी आएंगे, वैसे सखर में भी आएंगे, वैसे सजावल में भी आएंगे, वैसे कराची में भी आएंगे। तो ये एक तो ऐसी इसमें 140A में अमेंडमेंट होनी चाहिए, 1 पॉइंट। ठीक है। दूसरा ये कि वफाक ये इंश्योर करे कि जब वो NFC अवार्ड अनाउंस करे उसी के साथ पैरेलली PFC अवार्ड अनाउंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, देन एंड देयर। इस वक्त ADP फंड की मद में सिर्फ आप यकीन माने जो अभी जो बजट आया है उसमें सिर्फ सूबे सिंध में 10% ADP डिस्ट्रिक्ट्स को अलॉट हुआ है, जबकि होना चाहिए था वाइस वर्सा कि 10% सूबा अपने पास रखता और 90% वो ADP फंड नीचे देता कि डेवलपमेंट के नाम पर काम भाई लोकल गवर्नमेंट करेगी। वो वहां पर स्कूल बनवाएगी, वो वहां पे अस्पताल बनवाएगी, वो वहां पे सीवरेज का काम करेगी, वो वहां पे पानी का निजाम चलाएगी। तो ये इसका वाइस वर्सा होना, लेकिन ये उल्टा ही हो गया सारा कि 10% डिस्ट्रिक्ट को दिया, 90% सूबे पे वजीर आला साहब काबिज होकर बैठ गए। ये दूसरा मसला हो गया कि NFC से फॉरेन पैरेलल PFC होना चाहिए, ये हल हो गया दूसरा। तीसरा हल ये है कि ये जो सेंसस का इशू है इसको एड्रेस किया जाए। इस वक्त के हिसाब से भी आप ये जो सो कॉल्ड कोटा सिस्टम से हुकूमत चला रही है वो पॉपुलेशन के एतबार से उस वक्त बनाया गया था 60-40। इस वक्त की जो ये जो मुतनाज़ मरदमशुमारी है इसको भी अगर हम काउंट करें तो द अर्बन सिंध is 52% of the rural Sindh। ये डायनामिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स अगर इसको मान भी लिया जाए तो सबसे पहले तो कोटा सिस्टम आप हिसाब से करें, तो जब आप सेंसस सही करेंगे ना तो इससे जुड़ी जितनी चीजें वो सही हो जाएंगी। देखें फॉर मी, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आपने मसाइल के हल के लिए बात किया, जो आपने 3rd पॉइंट बताया ना, मेरे लिए वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैं उसको टॉप नॉच पे रखता हूं। 100% यस, अगर वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रूलिंग पार्टी है सिंध के अंदर, ये वफाक के अंदर, ये दोनों को सूट नहीं करता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर नई लिमिटेशंस होंगी, नई यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाएंगी, तो फिर ये होगा कि ये शायद उसके इतने बेनिफिशरी ना रहें और सबसे ज़्यादा जो जिसको जॉट लगेगा वो शायद सिंध गवर्नमेंट है, बिल्कुल, जो उनके फेवर में नहीं है, बिल्कुल, तो वो तो एग्जीक्यूट टेक्निकली हो नहीं पा रहा। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? आप नहीं समझते कि अब इसके ऊपर इस वक्त वफाक की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर कोई ऐसा कोई प्लान करे, कोई प्लान मुरतब करे कि सेंसस दोबारा हो और फेयर हो बिल्कुल, और फिर जो उसके मुताबिक जो जिस तरह की लिमिटेशंस होनी चाहिए, जिस तरह की नई कॉन्स्टिट्यूंसीज डिफ़ाइन होनी चाहिए, उसकी तरफ जाएं ताकि मसाइल को हल किया जा सके।
ये एक बड़ा इशू आ रहा है। ये तो इनको सिस्टम ये बेनिफिट नहीं करेगा, तो इसकी तरफ देखिए नहीं यहाँ से जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इसका सबसे आसान हल ये है कि इनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की पूरी पूरी इनके हाथ में, केपी के आज पूरा पूरा इनके हाथ में, बलूचिस्तान इनके पास है। मेरा सिर्फ इसमें ये पॉइंट है कि अगर ये सिर्फ कुछ नहीं करें इन 2 सूबों में ना जहां पे इनकी अक्सरियत है, वहां पे ये रोल मॉडल सेट करें, बिल्कुल ठीक है। वहां पर ये बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं, वहां पे बल्दियाती इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, ऐसा ही। वहां पर ये सेंसस के जैसे मामला, इन जैसे मामला को डिलिमिटेशंस को प्रॉपर्ली करें। हालांकि जनरली वहां पर चीजें हुई बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल है, ठीक लेकिन जितनी भी लैकिंग्स है ना, जहां पर इनके पास पूरा कंट्रोल है सूबे का, 18th अमेंडमेंट के बाद तो प्रोविंस जवाबदारी है ना सारी, उस प्रोविंस को ये कर दे। अच्छा, फिर हमारा काम है और बाकी जितनी जमातें, ये उनका काम है कि जब बाकी जगहों पे ये हो सकता है तो सिंध गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लेना हमारा काम है। लेकिन इस वक्त तो रोल मॉडल ही नहीं ना, बात ये करें, लेकिन जो अमाल नीचे है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी ऑपोजिट है ठीक है, उसके। जिस तरह के तो ये बात समझने की जरूरत है कि अगर ये बात बल्दियात में करें, इसको पंजाब में करें, इसको केपी के में करें, फिर हमारा काम है सिंध हुकूमत को प्रेशर करना। फिर कोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट है, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए बहुत लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं इस चीज के बारे में जाके, भाई जब एक सूबे में चीज चल रही है, ये अभी तो इस चीज का इनिशिएटिव ही नहीं हुआ ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो जो पिछले, मुझे याद है मेयर हैं, उन्होंने भी एक इसी हवाले से एक पिटीशन दायर उन्होंने की थी कि क्या उसके पास इख्तियारात होने चाहिए। वो भी जब जाने लगे हैं, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तारीखी, जिसमें कागज़ कागज़ फेंक के जा रहे थे। मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये कि वो भी इसी चीज़ का रोना रोते हुए चले गए कि जी हमारा केस नहीं सुना गया, अगर वो सुन लिया जाता तो शायद ऐसे भाई ये मसला कोर्ट से नहीं हल होगा, ये मसला कोर्ट से हल नहीं होगा, इसमें कैसे? आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम 140 का आप एक्सप्लेन कर दें, बात खत्म, सब मसले हल हो अब जाएंगे। जैसे हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन अब कोर्ट को करनी पड़ती है ना, इसकी भी अब लगता है कि कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा और वही कॉन्स्टिट्यूशन की सही इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मसला होगा। जी आपकी हमारी फील्ड है, ज़रा फरमाइए। सफियान भाई जो है ना बिल्कुल सही है, हकीकत है, सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब जो खिलाड़ी क्रीज से बाहर होता है ना तो वो बड़ा बाहर खेलता है, लेकिन जो क्रीज में आ जाता है उसके लिए बड़े प्रॉब्लम 300 अरब रुपए शेयर में अल्लाह ने हमसे खर्च करा है, कराची बना अल्लाह ने हमारे। उस वक्त पीएसपी नहीं थी, सॉरी, मुस्तफा कमाल था। हाँ, अच्छा असर पे यासिर भाई देखें, ग्राउंड रियलिटीज भी कुछ होती है। देखिए हम बात तो करते हैं, ठीक है ना। अब देखें कितनी गवर्नमेंटें चली, अब हम इस पे नहीं जाते क्योंकि ये अब फॉर्मल हो गया है। अब पीटीआई के लिए भी ये फॉर्मल है कि मैं बोल दूं कि इतनी गवर्नमेंट उन्होंने की, हमारे पास क्या हुआ है। लेकिन इस 3 साल में, मैं सिर्फ इस 3 साल की बात करूंगा कि इस 3 साल में हम जब हमें हुकूमत मिली है, उसमें इन 3 साल में हुआ क्या है। देखिए यासिर भाई, हमें ये मानना पड़ेगा, ये दूसरा साल आपका कोविड में जा रहा है। देखिए आप जो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं ना, ये बल्दियाती निज़ाम, दूसरी चीज़ें, ये बिल्कुल ये अंडर कंस्टिट्यूशन में था और हमारे जो पार्टी का एक आइन था उसमें हम ये चाहते थे कि हम सही तरीके से बल्दियाती निज़ाम दें। और अगर आप नहीं समझते कि अगर अच्छे से अच्छा बल्दियाती निज़ाम दिया था हुकूमत केपीके में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था पहले। तो असल में ये चाहते थे, लेकिन दूसरा साल आपका गुजर रहा है कोविड में। अब दूसरे साल कोविड में आपको पता है कि पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो डिसेबल हो गया। तो इसी तरह हम भी, हमारी गवर्नमेंट का भी सारा सिस्टम डिसेबल हो गया। सब आदमी अब एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक ह्यूमन बीइंग के हवाले से एक इंसान को बचाने के लिए निकले हुए थे कोविड में। अब इसमें ये चीज़ें देखें, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब तो हम बैठ के दोनों भाई बात कर रहे हैं, लेकिन इन भाइयों ने भी, अगर पीएसपी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी कि बल्दियाती निज़ाम है, क्यों कि उस वक्त ये ऐसी हाइप क्रिएट की गई थी कि लोग ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लोग इसके लिए तैयार थे कि हमें हमारी जानें बचाई जाएं। किस तरीके से होगा देखें, अब बड़ी मुश्किल से अभी ये बजट पेश हुआ है, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। देखें एक गवर्नमेंट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल की मिली है, जैसे अब अभी भाई ने जबरदस्त बात, देखें एनएफसी अवार्ड 2010 में अगर बिल पास हो जाता है, एनएफसी अवार्ड के बाद आप मुझे बताएं, अभी फेडरेशन ने सिर्फ 900 अरब रुपए का जो है ना अपना बजट दिया है, सिर्फ 900 अरब रुपए अपने पास है। एनएफसी अवार्ड में सारे तो सूबों के पास चले गए। ठीक है, अगर मैं नहीं समझता 7.5 से 800 अरब रुपए इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट के पास आएंगे। निचली सतह तक मुंतकिल करना ये जरूरी है ना, मेक श्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। गो के ये तो सूबाई हुकूमत, यासिर भाई एक चीज यासिर भाई एक चीज बताऊं, 15 साल की आप पीछे चले जाएं, 15 साल से अगर जो भी हुकूमतें रही, उसमें 15 साल में पंजाब ने अपने सूबे को डिलीवर किया है, बिल्कुल ठीक है, और हमारा सिंध वैसे का वैसा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और दूसरी तरफ ये जो आपके आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, इनके
अब मैं उनको कोई ना वो फेवर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने डिलीवर किया, लाइक मुस्तफा कमाल, लेकिन हम ये तो मान रहे ऑन हैं रिकॉर्ड कि मौजूद उन्होंने है, किया, किसी deliver पार्टी किया। से आज हाँ। वो बिलोंग करते हो, लेकिन जिसने डिलीवर किया ना उसकी बात ज़रूर करनी चाहिए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब हमारी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, बल्दियाती मसाइल कैसे हल किए जाएँ और हुकूमतों की क्या तरजीहात होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि अगर ये निज़ाम वज़ा किया जाएगा तो एक आम आदमी का मसला हल होगा, और अगर एक आम आदमी का मसला हल होगा तो फिर शायद इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाए। बात कहना नहीं चाहिए लेकिन बज़ाहिर लगता है सही है कि ये जो निचली सतह पर अगर इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसको इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होगी कि अगर कोई शख्स या किसी की वजह से अगर सिस्टम में बेहतरी आ जाए, अगर लोगों का भला अगर इसमें हो जाए और उनका नाम इसमें शामिल ना हो। एक छोटी सी मिसाल दूँ, कोई बस चलाने की एक जगह बात हुई किसी मुल्क में, वो ग्रीन लाइन कोई बस थी, तो वो इस वजह से शायद नहीं चल सकी कि ये होना था कि भाई ये प्रोजेक्ट था वो फ़लाना हुकूमत के फ़लाना शख्स ने जो है वो बनाया था या उसने ये प्रोजेक्ट दिया था, और अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो शायद उसकी तस्वीर लग जाएगी या नाम उसका आएगा कि ये प्रोजेक्ट उसने बनाया है। तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो आज तक ज़ेर इल्तवा है और मुकम्मल नहीं हो सका है। तो ये हमारा अभी सोच है हमारी, ये हमारा काम करने का तरीका है, ये हमारी नेक नीयती, क्या इसको कहें, ये हम लोग हैं। सफ़ान, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कमेंट करें। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, जो मसला मैंने अभी एक बड़ा लंबा मैंने जो एक तमीज़ बांधी, यही एक मसला नज़र आता है। कोई शख्स भी तैयार नहीं है डिलीवर करने को, और कैसे हो अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो ये जहन ऐसे हैं कि वे कबूल नहीं करते कि इनकी वजह से अगर फ़ायदा हो जाएगा तो उसमें हम कहाँ जाएंगे। जो क्रेडिट का एक मसला हमेशा से रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। फरमाइए। देखिए, ये आपने यासिर भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हाईलाइट की है, ये कि ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये तो मसले का एक रुख है कि सबसे पहले क्रेडिट लेने का इशू है। अच्छा, दूसरा इशू उसमें ये है कि जिस ग्रीन लाइन का भी आपने जिक्र किया, जिस भी मुल्क का आपने जिक्र किया, तो उस मुल्क की ग्रीन लाइन पे जिन लोगों ने, स्पेन के कुछ जर्नलिस्ट ने, उन लोगों ने एक रिपोर्ट पेश की है और नैब को भी उसने दी है कि उसके अंदर भी घपला कर दिया, वहाँ पे भी उसके अंदर भी घपला हो गया कि वो टेंडर ऐसा उसको महंगा ले लिया, उसमें ज़्यादा पैसे ले लिए, प्रोड्यूस चीज़ें कम की और वो ताहाल मुकम्मल नहीं हुई। और उस पर दूसरी जगह नैब पे इंक्वायरी शुरू हो गई है कि वो, और ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी में क्लियर, क्योंकि पीटीआई ने इसको ग्रीन लाइन को लिया और इसको आखिर में चलाने की कोशिश की, बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट, और ये काम कर रहे थे। तो देखिए, एक तो मसला ये था कि क्रेडिट लेना, ये तो चलो अगर इस मसले को एक सेकंड के लिए साइड पे कर भी दिया जाए, तो दूसरा मसला ये करप्शन का इशू है। आपके सामने रिंग रोड स्कैंडल्स जैसी चीजें हैं जो वफाकी हुकूमत में, ही नहीं कह रहा कि खान साहब खुद उसको डायरेक्टली चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसी चीजें आ रही है ना सामने। तो इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा कि देखिए, बाकिरदार लोगों का इलेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी काम। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग जिनमें खौफ खुदा हो, कब्र का डर हो, ऐसे लोगों को आप इलेक्ट करके असेंबलियों में लेकर आए जिनके ये जहन में हो कि हमें डिलीवर करना है। बेसिक सिविक सेंस रखने वाले लोग हों, जो लोगों का दर्द रखते हो, उन लोगों को आपने इलेक्ट कराना, ये अब आवाम की जिम्मेदारी है। एक बात। दूसरी बात यासिर भाई ये कि आपने बहुत पॉजिटिव बातें शो की, और प्लस आपकी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर अपना फोकस रखते हैं। सारी दुनिया में जो कामयाब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके अंदर इसी तरह सिस्टम चलता है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। एक चीज को और तस्करा कर दूं, या ये ना समझा जाए कि ये कोई ज़ाती दिलचस्पी की बात है, ये साइंस है। जब कराची के मसाइल की बात करते हैं ना और जितनी गुफ्तगू करते हैं, उसमें नतीजा यही निकलता है कि जो कवानीन पूरी दुनिया में वज़ा किए गए हैं, एक फार्मूला है, एक पूरी साइंस है उन मसाइल को हल करने के लिए। वो बताते ही ये हैं कि अगर आपको उन मसाइल को हल करना है तो निचली सतह के ऊपर आपने इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे, जैसे बड़े बड़े ममालिक में होता है। तो कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जिसको समझना इतना मुश्किल हो गया कि अभी तक देखिए यासिर भाई, अब आपको पता नहीं क्यों क्लियर करनी पड़ गई ये बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें स्टैंडर्ड की हैं। जैसे ये पानी तभी बनेगा जब H2 होगा, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, पानी तभी बनेगा। अब H2O2 लाओगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, H2 वाटर नहीं बनेगा। इसी तरह एक स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड है जिस सेटअप पर आप इस सूबे को, इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसमें बाइख्तियार सिर्फ 5 ही लोग हैं, एक वजीर आजम और 4 सूबों के 4 वजीर आला, छठा कोई आदमी नहीं है। ये 5 लोगों के पास सारे इख्तियार है, ये 5 जो चाहेंगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस सेटअप के ऊपर आप एक घर नहीं चला सकते, 5 अफराद पर मुश्तमिल एक घर ही नहीं चल सकता। सुबह वालिद साहब बच्चों को पैसे देकर जाएंगे, बेगम को पैसे देकर जाएंगे तो पैसे डिस्पैच होंगे और सारे काम होंगे, वरना शाम तक जैसे आज कराची के लोग इंतजार में बैठे हुए कि शाम में पैसे आएंगे और शाम में वालिद साहब कहते नहीं अगली शाम में आएंगे, तो मामलात हल नहीं होंगे। डेवोल्यूशन ऑफ द पावर इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये हमें करना है, एनएफसी से पीएफसी हमें करना है, सेंसस को इशू हाईलाइट करना है। दीज आर द ओनली 3 पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय सैयद मुस्तफा कमाल कि आप इन तीनों पे हर प्लेटफॉर्म पे बात करें। ये हमारे भाई, इनको भी मैं ये ऑफर करता हूं और तमाम लोगों की यार इन 3 पॉइंट्स बात करो, क्योंकि ये कराची के मसले का हल नहीं है, ये सक्खर का, सजावल का, हैदराबाद का, नवाबशाह का और फिर पूरे पंजाब का, केपी के, बलूचिस्तान। दीज आर द ओनली सॉल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स व्हिच वी ऑल आर हाईलाइटिंग। बिल्कुल आपने सही हाईलाइट किया और इवेंचुअली अगर आप इसको नहीं हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये याद रखें सारे जो ये सुन रहे हैं, तो ये फॉर्मूला फिर खुद ब खुद अप्लाई होगा। ये भी साइंस का है, ठीक है ना, आप ज़्यादा देर उसका रास्ता नहीं रोक सकते। फिर जब ये खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होगा तो फिर बहुत सारे लोग सिस्टम से खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे, और जो कि ये वक्त ने साबित किया। ये यहाँ की नहीं, जो आप केस स्टडी करें पूरी दुनिया के, जब हम केस स्टडी करते हैं जापान के और बहुत सारे ममालिक के यहाँ मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पर जब ये हुआ, ये कहीं पर इसी तरह के अगर मामला रह गए, रास्ता रोकने की कोशिश की, जब खुद ब खुद वो अप्लाई होता है फॉर्मूला, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और फिर ये सारे बाहर हो जाते हैं। अब ये फरमाइए कि इस हुकूमत से तो बड़ी उम्मीदें हमें थी, और हम अक्सर ये बात दोहराते हैं कि तमाम हुकूमतें आकर ख्वाब दिखाती हैं, सियासी जमातें, ये एक वाहिद जमात थी जो ख्वाबों की ताबीर लोगों को दिखा रही थी। नतीजा क्या निकला ये बताइए। यासर भाई, पहले तो मैं वो जिक्र करूँगा, आपने कहा कि कैसे होता है, और आपने एक बड़ी मिसाल दी किसी ग्रीन बस की जी 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 उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था। हाँ, वो किसी मुल्क की मैंने मिसाल दी, लेकिन हमारे मुल्क में यहाँ पर भी ऐसा है, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, हमारे मुल्क में ये होता है कि जो पहली गवर्नमेंट कुछ चीज़ें छोड़ के जाती है, वो दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उसको मुकम्मल इसलिए नहीं करती कि ये क्रेडिट उनके पास चला जाएगा और ये हो जाएगा इस वजह से। और हकीकत ये है कि अभी आप तीनों बजट आप निकाल के देख लें कि इसमें कोई बहुत कम आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फेडरल गवर्नमेंट ने जो है नई जो है ना स्कीमें दी, बहुत कम दी हैं। इस वजह से कम दी हैं कि वो जो पहले वाले हमारे दोस्त थे, मेरे भाई जो गए थे, वो तो सिर्फ तख्तियाँ लगाते जाते थे ना, बस यहाँ पे भाई स्कीम दे दी, तख्ती लगा दी, ये हो गया, टीवी पे शो हो गया कि भाई ये लगता ये था कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल जो है ना ऐसा बन जाएगा कि बड़े बड़े रोड ये वो सारे, लेकिन वो तख्तियाँ ही रह गई। ठीक है, तख्तियाँ रह गई, कुछ पैसे वहाँ पे जो है खर्च हुए, कुछ पैसे वहाँ पे रह गए। अब वो उनकी गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो गया। अब हकीकत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन, हमारी गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस उसको दिया है। कोई नई तख्ती आप नहीं देखेंगे, जो ये लोग कहते भी हैं, इनको बड़ी जलन होती है कि भाई आपने हमारी तख्ती के ऊपर तख्ती लगा दी। भाई जो आपकी स्कीम रही हुई थी मुकम्मल हमने किया उसको। हकीकत ये है कि जो स्कीमें रही हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट का पैसा वहाँ पे 50% लगा हुआ है, दूसरा 50% लगा के उसको मुकम्मल करो, बजाय इसके कि दूसरी तख्ती लगा के हम दो लोगों को। मुमताज़ भाई, अब बात यह है कि वक्त क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया, अब ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है, और ख़ास तौर पर हमारी जो सतही मसाइल है ना, इसके ऊपर हम गुफ्तगू आगे करेंगे भी ज़रूर। कोशिश यही है कि अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए, और इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी यही है। वो वक्त यहाँ पे सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है। मुझे अब यहाँ पे शुक्रिया अदा करना होगा मेहमानों का। मुमताज़ गोपांग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुफ़ान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ बात की, और ये मसाइल को किस सकता है इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट हमारा है। दूसरे सेगमेंट में वापस आएंगे, एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।